आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, आपसे सभी को घर में लाइट है, लाइट चल रहा है, फैन चल रहा है। ठीक है, आपका जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कैमरा या मोबाइल जो भी, वो भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आजकल कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सब में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कभी ना कभी तो, ठीक है, कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसपे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, जिसपे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिसपे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाता। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जिसपे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है उसको अपन प्यार से क्या बोल देते हैं? कंडक्टर बोल देते हैं। ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में। और जिनपे पास नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अपन इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो जिसपे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है वो कंडक्टर हुआ, और जिसपे पास नहीं होता है वो इंसुलेटर हुआ। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। लेकिन अब मेरे को एक डाउट आता है हर बार मेरे दिमाग में, जब भी मैं पढ़ता था तब मेरे को एक डाउट आता था कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है कंडक्टर में जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, और ऐसा क्या होता है इंसुलेटर में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। तो रीजन क्या है उसका कि भाई कुछ मटेरियल पे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, कुछ पे नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वायर लूं, एक मेटल लूं, एक लोहा ले लूं, उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो होगा डेफिनेटली यस। लेकिन अगर मैं ये मार्कर लूं और इस मार्कर पे इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो क्या इस मार्कर पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा? तो आप बोलोगे नहीं होगा। तो वही तो मेरा क्वेश्चन है कि क्यों लोहे में ऐसा क्या चीज है और इस मार्कर में ऐसा क्या चीज नहीं है जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है और इसमें नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे अपन इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, जैसे जैसे अपन टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होते जाएगा कि कंडक्टर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और इंसुलेटर में ऐसा क्या नहीं होता जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। तो इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। तो ध्यान देना, मैं आपको लेकिन फिर भी उसको समझाने के लिए बेसिक बता देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान के चलो एक कंडक्टर ही है। ठीक है, तो कंडक्टर भी एक टाइप का मटेरियल ही है। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके केमिस्ट्री में कि भाई 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, 10th के इंट्रो में भी आपको पढ़ाया जाता है कि कोई भी मटेरियल हो, वो मटेरियल बना होता है कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से। उन पार्टिकल्स को प्यार से बोला जाता है एटम। इतना तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और 9th क्लास में होपफुली आपने एटम के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपने ये भी पढ़ा है कि एटम मिलकर बनता है किन किन चीजों से? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और प्रोटॉन्स से एंड न्यूट्रॉन्स से, जिसमें से इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल चार्ज होता है। इसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, नो चार्ज भी बोल सकते हैं, ज्यादा बेटर है न्यूट्रल बोलिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल चार्ज होता है। इतना अपन पढ़ चुके थे। तो यानी कि कंडक्टर भी एक टाइप का मटेरियल हुआ जो कि पार्टिकल से मिलकर बनता है। वो पार्टिकल क्या है? काफी छोटे होते हैं, वो पार्टिकल्स एटम का नाम दिया गया उनको, यानी एटम से मिलकर बनता है। यानी ओवरऑल कंडक्टर भी एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर जो एटम्स रहेंगे वो कुछ काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा यहाँ पर इस कंडक्टर के डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये जो एटम है, ये एटम्स काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड है कि ये तो हिल भी नहीं सकते। सही है, लेकिन एटम के अंदर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन। वो तो हिल सकता है ना, वो तो मूव कर सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन ही, यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही क्या पास होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। क्या पास होता है आपका? इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हो। यानी इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के ऊपर। आया समझ में आपको? यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेगा तभी इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करेगा। क्लियर हो आपको? ये पॉइंट अच्छे समझ में आया। एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे इस केस में स्टडी करते हैं, मान के चलो इलेक्ट्रॉन जो है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसको मैं नाम देता हूं ए और ये टर्मिनल है बी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहा है? ए से बी की तरफ। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो करेगा आपको पता है? आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उल्टे डायरेक्शन में, यानी बी टू ए। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहा है, इसका इलेक्ट्रिक करंट बी से ए की तरफ आ रहा है। आई होप आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई एक कंडक्टर क्या होता है,
इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पास हो जाए, कंडक्टर बनता किससे, एटम से मिलकर बनता है। और उस एटम के अरेंजमेंट मैंने आपको बताया, एटम्स फ्री नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो मूव कर सकता है, और उसी के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। आया समझ में? जैसे आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। मान लीजिए चलो आपके घर में जो स्विचेस है, ठीक है, ये स्विच अभी ऑफ है, ये स्विच कनेक्शन आपके घर में लगे हुए पंखे के साथ, ठीक। अब आपने स्विच को ऑन किया, ठीक, तो जब आप ऑन करोगे तो क्या होगा पता है, इस फैन से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किस डायरेक्शन में, स्विच की तरफ, तभी स्विच से करंट फ्लो करेगा पंखे की तरफ। आया समझ में आपको? यानी पंखा से इलेक्ट्रॉन आता है स्विच में, जिसकी वजह से स्विच से करंट जाता है पंखे की तरफ। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको एक पूरे वजह से एक चीज समझना है कि भाई जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। क्लियर? एक चीज। दूसरा चीज, आपको यहां से इतना तो समझ में आ भी गया होगा अभी तक कि भाई इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इतना क्लियर है? यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट जनरेट, यानी उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। अगर मान के चलो एक टर्मिनल है ए और दूसरा टर्मिनल है बी, और ए टर्मिनल से बी टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो जितना ज्यादा, अगर इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो इतना इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर फ्लो करेगा, अगर इतना फ्लो किया इलेक्ट्रॉन को तो इतना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। यानी कुल मिलाकर जितनी ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ए से बी, उतनी ज्यादा क्वांटिटी में करंट फ्लो करेगा बी से ए की तरफ। यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट, या उतना ज्यादा चार्ज आप बोल सकते हो चाहो तो। आया आपको समझ में? ठीक है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट और क्लियर हो गया होगा अभी तक में तो, कि भाई आप जितना ज्यादा, ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा यहाँ पर, चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका, चार्ज होगा। क्लियर हुआ? अभी चार्ज वाला टर्म आ गया तो मैं इसको भी क्लियर करता हूँ आपको, अभी ध्यान दीजिएगा। वैसे तो आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो 9th क्लास में, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने यहाँ पर आपको बोला कि एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल चार्ज होता है। तो न्यूट्रल वाले को डिस्कस अभी नहीं करते, पहले पकड़ते हैं अपन। इतने से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। उस चार्ज की वैल्यू कितनी है बताओ, उस चार्ज की वैल्यू कितनी है? मैंने बोला ना कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिसमें से इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल चार्ज। तो अभी न्यूट्रल वाले को छोड़ देते हैं अभी स्टडी करने के लिए बस, ठीक है। अपन प्रोटॉन को भी अभी भी छोड़ रहे हैं क्योंकि अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रॉन के साथ है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है बोलिए तो सही है, लेकिन कितना, क्वांटिटी क्या है उसका? तो ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तभी कूलम क्या है? कूलम है आपका ऐसे यूनिट, किस चीज का? ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज में, चार्ज का एक्चुअली ऐसे यूनिट, चार्ज का ऐसे यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। क्लियर है आपको? तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पर कूलम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कूलम रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज को। क्लियर हुआ? ये पॉइंट समझ में आया? अब आप ये बताओ, सिंपल सा लॉजिक है, इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जाएगा तो चार्ज भी क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। यानी कि चार्ज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ Q से, ठीक है। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चार्ज का रिप्रेजेंटेशन मैंने Q लिया है। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता हूँ E से, मैं हर बार कर ही रहा हूँ ऐसे भी। तो कुल मिलाकर ऐसा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा उसमें चार्ज होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? पता चल गया अपने को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? ऑब्वियसली 2 इंटू कर दोगे आप, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इतने में क्या किया आपने? 2 मल्टीप्लाई कर दी। 3 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? 3 इंटू कर दोगे आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में,
समझे? और वैसे ही करते करते अगर मैं आपसे पूछूं कि n इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा तो कितना होगा, तो होगा n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आया समझ में आपको? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, 2 पे निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 3 पे निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, वैसे ही n का निकालने के लिए n से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो सिंपल सा लॉजिक, सही है एकदम, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये आपके चार्जेस है, यानी इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन q से, ठीक है। यानी q का फॉर्मूला क्या निकला, q इक्वल्स टू क्या निकला, ne, जहां पर q क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, n क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और e किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, e रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है वो e रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको n रिप्रेजेंट कर रहा है, और चार्ज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है q से, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला मिला q इक्वल्स टू ne, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 इंटू इतना चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन पे 3 इंटू इतना चार्ज, n इलेक्ट्रॉन्स पे n इंटू इतना चार्ज, ठीक है। यानी टोटल कितना हुआ, ये चार्ज ही तो है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ q से, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, q से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर ये चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, q से, और फॉर्मूला मिला q इक्वल्स टू n, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है। तो आपको इतना क्लियर हुआ, आया समझ में नहीं आया आपको इतना पॉइंट, इतना होपफुल। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अगर एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, यानी ये सोचो 1 से कितना छोटा है, बहुत बहुत छोटी क्वांटिटी है, यानी देखो 10⁻⁻19 बोल रहा है ना, मतलब कितना छोटा क्वांटिटी है। तो एक कूलम चार्ज में अगर 1 इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, इतना कूलम चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला वही है q इक्वल्स टू क्या बोला मैंने, n ही बोला। q क्या है, q क्या है, q है आपका चार्ज, तो चार्ज कितना दिया आपको बोला 1 कूलम, तो 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू निकालने बोलिए, n इंटू e क्या है, यही n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और e क्या है, e है आपको मैंने क्या बताया था, अभी आपको बताया था कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है यहाँ पर लिखा है, देखो मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, तो e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है, n इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/, ये वाला ट्रांसपोज करेंगे तो नीचे चल देगा, तो नीचे जाकर आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर हो रहा है आपको ये सब? अभी इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 10⁻⁻19 ऊपर चल देगा, तो ये आ जाएगा 10⁻+19 और अपॉन क्या आएगा 1.6, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैं इसको क्या करता हूँ पता है, 10⁻19 को स्प्लिट कर देता हूँ एक बार, 10 इंटू 10⁻18 लिख सकता हूँ, वहां से यहां मत देखो, यहां से वहां देखो, देखो 10⁻18 में 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो 10⁻19 चलेगा, यानी ये ऐसा लिखा सकता है डिवाइडेड बाय 1.6। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा 10 डिवाइडेड बाय 1.6, तो मेरे को आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि n इक्वल्स टू कितना निकला मेरे को 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी आप ये सोचो कि आपके सिर्फ एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सिर्फ एक कूलम चार्ज में। यानी 1 कूलम चार्ज कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी। 1 कूलम चार्ज मतलब बहुत बड़ा हो गया चार्ज। अब आप खुद सोचो ना भाई कि एक कूलम चार्ज में आपके इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोई छोटा मोटा चार्ज तो होगा नहीं, बहुत बड़ा चार्ज होगा। आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दूं। तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉपर्टीज तो याद करने की जरूरत नहीं है,
बस आप एक ही प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टी है जिसको याद रखें ज्यादा बेटर है। जैसे कि पहला एक प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलेस चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है, जबकि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, आया समझ में आपको? यानी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलर केस नेगेटिव के साथ भी होगा, एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जबकि एक नेगेटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आया समझ में आपको ये? ठीक है, अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो ऐसा हो गया, देख लो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जबकि उल्टे चार्ज चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अपन अब इतना जान लिए भाई कि इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट मूव, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। ये पॉइंट भी पढ़ चुके। इसके अलावा ये भी जान चुके कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है। तो मैं ये एकदम ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है, इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं आपको तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि देखो ध्यान देना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसके पास, उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्यों क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को। गुड, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज्यादा चार्ज प्रेजेंट होगा, सही है। और मैंने बोला जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव, मैंने आपको क्या बोला, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज मूव करेगा, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है उतना ही ज्यादा करंट मूव करता है, फ्लो करता है। तो जितना ज्यादा चार्ज मूव करेगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ये सिंपल भाषा में हो गया, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अगर आपको कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे? तो इलेक्ट्रिक करंट आप बोलोगे, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके सर्किट में दिए गए पॉइंट पे ए से बी कितना जल्दी चार्ज फ्लो कर रहा है। आया समझ में? कितना ज्यादा और कितना जल्दी चार्ज फ्लो कर रहा है वो डिफाइन करेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करना चाहूं तो कितना ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने जल्दी, यानी डिवाइडेड बाय टी। आया समझ में? और इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल आई से, चाहो तो कैपिटल आई की जगह स्मॉल आई भी आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस रिप्रेजेंटेशन दे देना भाई। तो आई इक्वल्स टू क्या मिला आपको फॉर्मूला, क्यू अपॉन टी, जहां पर आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट, क्यू क्या है चार्ज, और टी क्या है टाइम, ठीक है। टी को कैपिटल नहीं लिख सकते, याद रखिएगा, टी स्मॉल ही रहेगा, ठीक है। भले से आप क्यू को भी कैपिटल लिख लीजिएगा लेकिन टी स्मॉल ही रहेगा। कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, ठीक है। तो कैपिटल टी जनरली रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, तो अपन यहाँ पर टी मतलब टाइम लेना चाहते हैं, इसमें स्मॉल टी में ले रहे हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हुआ आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा और जितना जल्दी करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होगा। क्लियर हुआ आपको? अब एक बात आप बताओ मेरे को, अगर मेरे को ऐसे यूनिट निकालना है किस चीज का, ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी आई का, तो ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या निकलेगा, तो वो निकलेगा, पहले चीजें जानो क्यू का क्या होता है। तो क्यू क्या है, चार्ज है, और चार्ज का ऐसे यूनिट क्या होता है, ऑब्वियसली कूलम्ब होता है। टी का क्या होगा, तो टी है टाइम, टाइम को किसमें मेजर किया जाता है, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कूलम्ब अपॉन सेकंड, यानी कि कूलम्ब, यानी अगर इसको मैं लिखूं तो क्या मिलेगा, कूलम्ब पर सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड, जिसको प्यार से बोला गया था एम्पियर, इसको प्यार से क्या बोला गया, एम्पियर, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बना है, ठीक। तो ऐसे यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, ऐसे यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर, ऐसे यूनिट ऑफ करंट क्या होगा आपका, एम्पियर। क्लियर हुआ? और एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में नहीं आया आपको?
ठीक है, तो ऐसे यूनिट ऑफ करंट क्या हुआ आपका, एम्पियर हुआ। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हुआ, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q अपॉन T कैसे आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जितना जल्दी जल्दी चार्ज फ्लो करेगा उतना जल्दी जल्दी करंट फ्लो करेगा, तो जितना जल्दी चार्ज जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आया समझ में? मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, मान के चलिए एक पॉइंट है ए, इससे मेरे को करंट ले जाना है बी पर, ठीक है। पहले केस में चार्ज फ्लो हो रहा है 10 कूलम और इसको टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। तो इस केस में आई की वैल्यू कितनी होगी, यानी कितना करंट फ्लो करेगा। तो आई की वैल्यू क्या आएगी आप सोचो तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T बोला ना मैंने, तो पुट अप करके देखिए आई की जगह में Q अपॉन T, तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q की वैल्यू कितनी बोली मैंने, 10 कूलम, और टाइम कितना लिया मैंने बोला 5 सेकेंड, तो डिवाइड करो कितना आएगा 2 आएगा, 5 1 0 5 2 10 2 एम्पियर, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। अब सेकंड केस लेते हैं, अपन कंपेयर कर देंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, केस 2 में ना चार्ज की क्वांटिटी को सेम रहने देता हूं, टाइम को वेरी कर देता हूं। जैसे कि मैं ले लेता हूं चार्ज अभी भी उतना ही फ्लो कर रहा है, लेकिन बस पहले 5 सेकंड लग रहा था और अब उसको लग रहा है 10 सेकंड, क्योंकि मेरे को पॉइंट प्रूफ करना है ना, मेरे को बताना है कि कितना जल्दी जल्दी करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा चार्ज आएगा, ठीक है, सॉरी जितना जल्दी जल्दी चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट आएगा, मेरे को ये दिखाना है। तो मैं उसी के लिए एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए कि मैंने 10 कूलम का चार्ज को फ्लो कराया पहले 5 सेकंड में, फिर अगले टाइम में 10 कूलम चार्ज को ही फ्लो कराया, सेम अमाउंट चार्ज, लेकिन टाइम लगा मेरे को 10 सेकंड। तो अब इसमें आई की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए, तो आई का फॉर्मूला मैंने बताया Q अपॉन T। Q है 10 कूलम और टाइम लगा मेरे को 10 सेकेंड, 1 1 हो गया, तो आंसर कितना है 1 एम्पियर। अब आप मेरे को बताओ करंट किसमें ज्यादा फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली केस 1 यानी कि 2 एम्पियर ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है आप बताओ तो मेरे को, दोनों में फर्क ये है, पहले वाले में चार्ज सेम है, सेकंड वाले में भी सेम है, यानी पहले वाले में 10 है दूसरे वाले में भी 10 है, तो दोनों चार्ज तो सेम है, तो चार्ज तो सेम जा रहा है। तो डिफरेंस किसमें, डिफरेंस है टाइम में। आप नोटिस करो पहले वाला 5 सेकंड में फ्लो कर रहा है और दूसरा वाला 10 सेकंड में, यानी अगर टाइम बढ़ गया, फ्लो करने का टाइम बढ़ गया तो आपका करंट क्या हो जाएगा, कम हो जा रहा है। पहले वाला 5 सेकंड यानी जल्दी जा रहा है तो 2 एम्पियर, दूसरा वाला 10 सेकंड यानी धीरे धीरे जा रहा है तो 1 एम्पियर, यानी कि टाइम जितना कम लगेगा करंट उतना ज्यादा होगा। आया आपको समझ में? अगर चार्ज सेम है तो टाइम जितना कम लगेगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी जितना जल्दी जल्दी चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो वो पॉइंट और ये आपके लिए एग्जांपल समझाने के लिए, समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक करंट ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आएगा आपको यहाँ पर। अब आप मेरे को बताओ कि करंट को मेजर कैसे करूंगा। तो कई लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा, इधर सर टेस्टर होता है, टेस्टर से आप टेस्ट कर सकते हैं, करंट आ रहा है पता चलेगा, हाँ भाई करंट है। अरे भैया मेरे को इंडिकेशन नहीं चाहिए कि फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरे को उसकी क्वांटिटी जाननी है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो उसको मेजर किसमें करूंगा, तो ध्यान देना, करंट को यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या एक अप्लायंस यूज होता है उसका नाम है एमीटर। उसका नाम है एमीटर। एमीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ गोल सर्कल और अंदर में कैपिटल ए, ठीक है। ये एमीटर का रिप्रेजेंटेशन है। एमीटर क्या काम आता है, एमीटर यूज होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेजर करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या काम आता है, एमीटर क्या काम आता है, एमीटर काम आता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया